हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा केवीएस पीआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रदीप शिवालिक सर ने अपनी टेस्ट से जो सीरीज है वो रिलीज की है। उससे मैंने इनिशियली 10 क्वेश्चन आपके उठाए हैं। हर एक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो करते हैं आज की अपनी शुरुआत। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पिक द सिंथेटिक फाइबर ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है कॉटन, नाइलॉन, जूट, वूल। देखिए, ये जो सेक्शन ए है उसके क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें से आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किसको हम सिंथेटिक बोलें या फिर कौन सा इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है जो रेस्ट रह जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर क्या होता है? फाइबर दैट आर produced by plant, animal and the geological process। जो कोई प्लांट प्रोड्यूस करता है या एनिमल प्रोड्यूस करता है या फिर किसी भी जियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है, जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब होता है अर्थ, उससे रिलेटेड जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि नेचुरली हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं। एनिमल फाइबर जैसे कि कैशमेर हो गया, आपका मोहर हो गया। ये आप देखेंगे, ये कैशमेर के जो हम जनरली क्या होता है सर्दी में जो पहनते हैं ये कैशमेर के होते हैं। फिर ये आपके मोहर के होते हैं, ये वुलन ही होते हैं, वूल होती है। ठीक है, फिर एंगोर हो गया, सिल्क हो गया या फिर फिदर्स हो गया। देखो, फिदर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? बर्ड से, ऑब्वियस सी बात है ना। या फिर सिल्क है, सिल्क मोथ जो होता है जिसका कुकून को जो हम क्या करते हैं, हॉट जो वाटर होता है उसमें बॉईल करके निकाला जाता है। सिल्क फाइबर जो होता है उनके अंदर, माउथ के अंदर, कुकून के माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती रहती है और उसी से सिल्क जो फाइबर है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम अगर आगे बात करें तो प्लांट फाइबर की, तो उसमें आपका कॉटन आ जाता है, फ्लैक्स आ जाता है, हैम्प आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैक्स, हैम्प, और फिर आपके जो बैम्बो होते हैं, सियाल, सिसाल होते हैं या फिर जूट होते हैं। जूट एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये जूट की आप पिक्चर देख रहे हैं इधर। फिर आता है देयर मेन कंपोनेंट इज सेलुलोज। ये किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने हुए होते हैं। कोलाजन बीइंग द फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट नेचुरल पॉलीमर इन द वर्ल्ड। कोलाजन, कोलाजन जो सबसे फर्स्ट है अबेंडेंट, जो कि नेचुरल पॉलीमर है, पूरे वर्ल्ड में हमें मिलता है। और सेकंड की बात करें तो वही काइटिन जो होता है वो होता है। फर्स्ट है कोलाजन, सेकंड है आपका काइटिन। देन आगे चलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। देखिए, ये सिंथेसाइज किए जाते, जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, ऑब्वियस है उसे हम सिंथेसाइज करेंगे। अब सिंथेसाइज कैसे किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर। देखो, सिंथेसाइज कौन करेगा? मैन करेगा, है ना। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी कौन है? मैन है। तो उन्होंने उसे सेपरेट किया, सिंथेसाइज किया। दीज जो सिंथेटिक फाइबर हैं इनके रॉ मटेरियल क्या होंगे? रॉ मटेरियल होंगे आपके पेट्रोलियम, coal and natural gases. The raw material used for making these fiber is petroleum, coal and natural gases. जैसे कि ये कोल है, मान लिया ये जियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उससे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया था काफी ईरा पहले वो ग्राउंड में चला गया था ड्यू टू अर्थ क्वेक हुआ या फिर कोई भी रीजन रहा है, तो हीट जो प्रोड्यूस हुई अर्थ की उससे क्या बना? कोल बना आपका। कोल अब इसको नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता है, इसे हमें सेपरेट करना पड़ता, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं इससे और फिर इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही आपका पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आपका डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, वेस्लिन हुआ। ठीक है, और फिर आपकी नेचुरल गैसेस।
इन सब को यूज करके हमने क्या बनाया, सिंथेटिक फाइबर बनाया। इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो आपका पेट्रोलियम होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। तो इनका अनदर नेम क्या होगा आपका, पेट्रोकेमिकल्स। स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, स्मॉल यूनिट क्या है, पॉलीमर, मेक अप दीज फाइबर। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो होगी आपकी मोनोमर, क्योंकि एक मोनोमर मिलके क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से पॉलीमर बना लेते हैं। मोनो मतलब होता है एक, जब भी आप साइंस में मोनो देखें उसका मतलब वन, पोली देखें मतलब बहुत ज्यादा। तो जब मोनोमर ने मिलके बहुत सारी एक यूनिट बना ली, बहुत सारे मोनोमर ने मिलके एक यूनिट बना ली, उसे हमने क्या बोला, पॉलीमर। फिर हम आगे बात करें, ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दो तरीके के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है पॉलीएमाइड, सेकंड होता है पॉलीएस्टर। अब पॉलीएमाइड के एग्जाम्पल की बात करें तो नायलॉन, और पॉलीएस्टर की बात करें तो टेराइलिन। जैसे आप देख सकते हैं ये नायलॉन की जो है रॉप है आपकी, काफी हार्ड होती है, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कि प्लास्टिक है आपका। देन आपका टेराइलिन, जो आपके बैग होते हैं जनरली आप देखेंगे इसी स्टफ में होते हैं, तो ये आसानी से फटते भी नहीं है। हाई स्ट्रेंथ, नॉट इजली स्ट्रेच्ड, इसे आसानी से स्ट्रेच भी नहीं किया जा सकता, इतना जल्दी नहीं खराब होते ये। इनकी स्ट्रेंथ भी काफी होती है, लाइफ इनकी लॉन्ग होती है। एंड यूज एज टेक्सटाइल की तरह यूज किए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर ले, रेयोन हो गया आपका, नायलॉन हो गया, या फिर पॉलीएस्टर हो गया। नायलॉन का मैंने आपको दिखा दिया है पिक्चर, जो टेराइलिन है ये पॉलीएस्टर है, इसकी भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई, रेयोन की दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरीके के जो कपड़े होते हैं, फाइबर होता है, ये क्या है, रेयोन का बना होता है, आपने देखा होगा, काफी चलता था पहले थोड़ा। तो ये अब जो ये फाइबर है इनको हम फील करके एक्चुअल में देखेंगे, अपने हाथ से फील करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा दे सकती हूँ, लेकिन हम स्टफ इनका पता नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपका आता है एक्राइलिक एंड स्पैंडेक्स। एक्राइलिक ये जो वुलन जैसा नजर आता है आपको, जो वुलन स्वेटर, ये वुलन नहीं होता है एक्चुअल में, एक्राइलिक होता है, एक्राइल होता है ये, और सॉफ्ट होता है, वूल की तरह ही यूज किया जाता है। स्पैंडेक्स इस तरीके के होते हैं, जो ये बहुत शाइनी कपड़ा होता है, जनरली जो फीमेल्स हैं वो यूज करती हैं इसे, ये स्पैंडेक्स होता है, ठीक है। फिर हम आगे चले तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या पढ़ा, कॉटन क्या है, प्लांट से प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली, ठीक है। फिर जूट की बात कर ले, जूट भी तो डायरेक्टली प्लांट से ही प्रोड्यूस होता है। जबकि हम वूल की बात करें, वूल क्या है, वूल हमें शिप से मिलता है ना। और जबकि नायलॉन है, नायलॉन किस में पढ़ा हमने, सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा, तो सिंथेटिक फाइबर हमें पिक आउट करना था, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट होगा। देन हम आगे चले, आगे देखेंगे, various material which are obtained from nature are called natural resource. Which of the following is not a natural resource? देखो इन्होंने डेफिनेशन अपने आप दे दी है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिए मिनरल्स, वाटर एंड सॉइल, फिर आपका फोर्थ है प्लास्टिक। देखिए मिनरल्स आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। मिनरल्स आपको पता है अर्थ से मिलते हैं, वाटर हुआ या फिर सॉइल हुआ, ये हमें नेचुरली मिल जाते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन प्लास्टिक क्या नेचुरल मिलता है, ये तो हमारे नेचर को खराब और करता है ना, अर्थ को, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन आज की डेट में प्लास्टिक की वजह से हो रहे हैं। और नेचुरल जो चीजें होती हैं जनरली वो हार्म नहीं करती हमारे एनवायरमेंट को, याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम जान लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, रेदर इट इज अवेलेबल इन नेचर इटसेल्फ, कि अपने आप नेचर में आते हैं, ह्यूमन का इन पे कोई रोल नहीं होता। अब आप बोलेंगे जैसे कि प्लांट लगाए, प्लांट को ग्रो किया तो ह्यूमन बीइंग ने ग्रो किया, लेकिन उसके पास खुद की भी कैपेबिलिटी है। अगर सीड प्लांट से डायरेक्ट वहीं पे गिर जाता है तो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वहीं से वो ओरिजिनेट हो जाए, रीग्रो हो जाए, मतलब उस सीड से एक और प्लांट की ग्रोथ हो जाए। ह्यूमन बीइंग एंड
अदर एनिमल डिपेंड अपॉन दीज रिसोर्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, कि इनके अगर ये ना हो, वाटर ना हो तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, सॉइल ना हो तो क्या सरवाइव कर पाएंगे, या फिर मिनरल्स के बिना सरवाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम में किसी न किसी प्रकार की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सॉइल है, सॉइल में क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है ना। अब प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो फूड कंटेंट है वो कहाँ से अवेलेबल होगा, तो इनके ऊपर, और मिनरल्स की भी हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, आप डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हम इन पे डिपेंड करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर एयर, वाटर एंड लैंड। लैंड से क्या मतलब है आपका, जो आपकी सॉइल है। एयर क्या है, एयर में बहुत सारे, देखो एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है एयर। कहीं पे आपको ऑप्शन में इस प्रकार के दोनों ऑप्शन मिलते हैं, एयर एंड ऑक्सीजन, तो ये डिफरेंट चीजें हैं, इनको एक समझ के गलती ना करें। एयर में मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, जैसे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस मिक्स होके क्या बनाती है, एयर बनाती है। अब एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। एयर जो होती है, the atmosphere which contain different gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide, ये मेजर गैसेस हैं, और भी गैसेस होती हैं, which are required for the survival of life on अर्थ। जो एयर से क्या बनता है, एटमोसफेयर बनता है हमारा, क्या बनता है, एटमोसफेयर बनता है, जिसमें कि हमारी डिफरेंट गैसेस होती हैं और अर्थ पे सरवाइव करने के लिए ये जरूरी होती है। फिर आता है वाटर। वाटर से क्या बनता है आपका, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर which covers almost 75% of the earth surface. It is a home to an abundance of animals and plant and is also required for the survival of the life on earth, कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए आपको पता होगा, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी है, और इसी के कारण यहाँ पे लाइफ है वो अवेलेबल है, अदरवाइज यहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। देन हम बात करें लैंड की। द अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो अर्थ का अपर रीजन है, अपर लेयर है, वो क्या है, लिथोस्फीयर। लैंड से याद रखेंगे लिथोस्फीयर। और देखो हाइड्रोस्फीयर, वाटर को क्या बोलते हैं, H2O, तो हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे आ जाइए। तो where different kind of soil are found which are necessary for growth of plants and animals are a home to several vitamins and the minerals, ठीक है। अब इसमें जो अर्थ होती है उसमें डिफरेंट काइंड की सॉइल मिलती है, कोई आपकी सैंडी सॉइल है, कोई आपकी क्ले है, और इन सॉइल की वजह से ही डिफरेंट जो क्रॉप है हम वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल पाते हैं, उन्हीं में से हमें विटामिन्स मिलते हैं और अपने मिनरल्स मिलते हैं। तो लैंड का भी उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस हुआ। तो हमारे क्वेश्चन पे जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन रिकॉल करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, जो वेरियस कंपोनेंट है, नेचुरल रिसोर्स हैं, उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना था कि इसमें से नेचुरल कौन है और कौन नहीं है। हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, लिथोस्फीयर में हमें मिलते हैं, वाटर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर में मिलते हैं, और सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल भी तो हमारे लिथोस्फीयर में ही होती है। हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो ये अलग से है आपका, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। सेकेंड ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट। थर्ड ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर एंड हीट। चलो बात कर लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। ये आपका 9th क्लास की एक एक्टिविटी है, उधर आपको सिखाया गया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके हम क्या करते हैं, उसे बर्न करने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या जो है रिलीज होता है। ये आपका मैग्नीशियम रिबन था, आपने बर्न किया था तो क्या ऑब्जर्व किया था, अभी तक तो आप भूल भी चुके होंगे। चलो रिकॉल कराते हैं हम। When a piece of magnesium ribbon is ignited,
लाइट एंड हीट आर प्रोड्यूस। सबसे पहले क्या आ गया, लाइट और हीट प्रोड्यूस होगी। देखिए जब ये जल रहा है, आप देखिए ये फ्लेम कितनी है, यहाँ पे जरा सी फ्लेम नजर आ रही है, लेकिन जलने की वजह से कितनी ज्यादा आपको हीट एंड लाइट दिखाई दे रही है ना। फिर आगे बात करें, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट एक्चुअली रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर एंड नॉट विद फायर। ये फायर के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ये ज्यादा रिएक्ट किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है। अगर वहां से ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाए तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देखिए आपको पता है बर्निंग के लिए भी जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी आपकी एक्टिविटी है, आपने की होगी, रिमाइंड कर पा रहे होंगे आप। तो ऑक्सीजन का मेजर रोल है। ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड, जैसे कि हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड। द रिएक्शन इज एज फॉलोज, 2 mg मैग्नीशियम क्या है, 2 mg, 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिए गए, और ऑक्सीजन तो होते ही 2 हैं। जो ऑक्सीजन फिर इसको रिएक्ट कराया 2 MgO, ये इनके एटम्स हैं और ये मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, इन्होंने कंपाउंड बना लिया। फिर इधर ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, प्लस हीट रिलीज की और लाइट भी रिलीज की। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा आंसर सुटेबल लग रहा है, वाटर रिलीज हुआ, नहीं हुआ, हीट रिलीज हुई, बिल्कुल हुई। फिर आगे पढ़ लेते हैं। आप इतना पढ़ेंगे, मान लो आपने जल्दबाजी में 2 ऑप्शन पढ़े और टिक मार के निकल गए, तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो हम एक बार गो थ्रू जरूर हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल बना है हमारा, हीट भी आई है और लाइट भी आई है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट में देख लेता वाटर। वाटर तो हमारा नहीं बना, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 3rd, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पार्ट कौन सी टर्म नहीं है, पहला बोला गया राइबोसोम, सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर आपका आता है क्रोमोसोम, देन आपका आता है जीन। अब इन टर्म्स के बारे में जब तक हमें पता ही नहीं होगा कौन सी टर्म क्या है, तो हम क्या आंसर कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके सभी टर्म्स के बारे में जानते हैं। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि इंटैक्ट होता है और यहां से ये बीच बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, अपने मटेरियल का एक्सचेंज करता है। तो सबसे पहले इनकी लेबलिंग देख लेते हैं। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER जिसे बोलते हैं, और ये 2 तरीके के होते हैं, हम जानेंगे उनके बारे में भी। ये आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस देखो, जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर है। देखो ये जो है ना आपका ये वाला पोर्शन, ये आपका न्यूक्लियस शुरू हो जाता है, इसके बाहर वाली चीज न्यूक्लियस में कैलकुलेट नहीं होती, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे आपको राइबोसोम नजर आ रहे हैं, ये जो बीड सी हैं ये राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। देन आपके क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन की जो ये आपको फाइबर नजर आ रही है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनता है, कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यही जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं एज अ हेरिडिटी मटेरियल। फिर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियर पोर है जिसके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। देन आपका न्यूक्लियर एनवलप, ये वाला क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। The nucleus is small, round and membrane-bound structure found in cell. Cell के अंदर मिलता है, ठीक है। सेल के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो मैंने आपके कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट खोल के चेक कर सकते हैं। या फिर आपको उससे भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो 9th क्लास में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वहां पे मैंने आपको डिस्कस किया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। The fluid inside the nucleus surrounded by the nuclear membrane is called nucleoplasm. जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको क्या बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। Then it contains the cell's growth and reproduce because it contains cell heredity information. Heredity क्या होती है, देखो जो
जेनेटिक मटेरियल हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, उसके थ्रू हमें हेरिडिटी जो है मिली अपने पेरेंट्स की, मतलब अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम तक आए, उसे ही हमने क्या बोला, हेरिडिटरी बोला। जैसे कि हम कुछ सीखे ना सीखे, हमने अपने पेरेंट्स को वैसा करते देखा हो ना देखा हो, लेकिन फिर भी आपको काफी बार सुनने को मिलता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से कि ये तो अपने डैड पे गया है, ये तो अपनी मोम पे गया है, ये तो अपनी मोम जैसे, इसकी मोम ऐसे करती थी, इसके डैड ऐसे करते थे। वो किन वजह से हो पाता है, हेरिडिटी की वजह से हो पाता है। और वो हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जो ये रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस करना, वो भी रिप्रोडक्शन के बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो उस वक्त ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। देन आगे बढ़ ले हम। इट इज कवर्ड बाय ड्यूअल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो आपको ड्यूअल लेयर दिखाई दे रही है, एक लेयर ये है और एक अंदर की लेयर जो है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो, बात सेम ही है। देन न्यूक्लियस कंटेन्स सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाउंड एट रेस्ट स्टेट ऑफ सेल। देखिए इस बात से क्या मतलब है, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखे थे, ये क्रोमेटिन थे। और रेस्ट स्टेट जो होती है सेल की, देखो सेल जब ग्रोथ कर रही होती है, देखो ग्रोथ कर रही होती है, तो उस वक्त आपको क्या मिलेगा, क्रोमेटिन के फाइबर मिलेंगे। और रेस्ट स्टेट किस लिए बोला, देखो दो स्टेज होती हैं, एक तो डिवाइडिंग स्टेज होती है, जब वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर रही होती है, ताकि अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है कि उन्हें एक न्यू सेल को डेवलप करना है, तो उस वक्त वो रेस्ट में नहीं होती, डिवाइडिंग फेज में होती है, अपनी जो सेल साइकिल है वो चल रही होती है। लेकिन अगर वो नहीं चल रही तो सेल क्या बोली जाती है, रेस्ट स्टेट बोली जाती है उसकी। तो उस वक्त आपको क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। द क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। देखो इधर जब क्रोमेटिन स्टेज में है, सेल हमारी रेस्ट में है, तो आपको क्या क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। जबकि हम आगे बात कर ले, द न्यूक्लियस कंटेन सम रोड शेप स्ट्रक्चर इज अ सेल दैट कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोम। उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोला जाता है। जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस था, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। आपको लग रहा होगा मैगी है, वाओ, है ना, ऐसा ही हो रहा होगा ना, पर ये मैगी नहीं है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बाउल में बहुत सारी मैगी मिल गई है आपको, लेकिन ये इसके अंदर जो ये मैगी है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। और इसके अंदर से एक क्रोमेटिन फाइबर हमने निकाला, क्रोमेटिन फाइबर हमने निकाला, ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर है। और जब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो गया, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, एक क्रोमेटिन फाइबर बहुत ज्यादा लंबा होता है, जेनेटिक मटेरियल बहुत, अगर हम उसे एक स्ट्रेट करके देखें तो बहुत ज्यादा लंबा होता है, काफी डिस्टेंस कवर कर सकता है वो। तो जब ये कंडेंस हो गया तो इन्होंने क्या फॉर्मेशन की, एक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर ली, जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना आपको, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं, मतलब चाहे हमारा क्रोमेटिन हो या फिर क्रोमोसोम हो, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन स्टेज का डिफरेंस है ना। और यही जो है हेरिडिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रोमेटिन कंडेंस टुगेदर व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, कि सेल डिवाइड होने को हो तब ये कंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम कंटेन डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। इधर देखो हमें आरएनए नजर नहीं आ रहा है, डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन आपका होता है। देन आप बात करें, दे कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एज डीएनए। डीएनए जो हमारा हमने सुना है 23 जो पेयर है हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, 23 जो है मदर डोनेट करती है और 23 है जो फादर डोनेट करते हैं। तो हमारे अंदर 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम के आ जाते हैं, है ना। तो ये आगे चलते हैं, तो हमारे क्वेश्चन पे क्या था, कौन सी टर्म है जो न्यूक्लियस में नहीं मिलती, हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा,
न्यूक्लियस के अंदर है। क्रोमोसोम पढ़ा, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही है। जीन क्या है? वही जेनेटिक मटेरियल। लेकिन राइबोसोम हमने देखा, लेकिन वो न्यूक्लियस के बाहर था। ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है, उसके बाहर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही आपको कुछ बीड्स नजर आ रही थी, तो वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं था। तो ये राइबोसोम आपका राइट आंसर होगा। अब हम बात करें आगे। इन लीव्स नेम द सेल ऑर्गेनेली एंड पिगमेंट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। कि ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली और कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो कि ग्रीन कलर प्लांट की लीफ में प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडीज। एक एक करके हर एक टर्म को जानेंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, फिर आपका आता है क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, फिर आता है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं। ये टाइनी फैक्ट्री होती है इनसाइड द सेल ऑफ प्लांट। प्लांट सेल के अंदर टाइनी फैक्ट्री होती है, फाउंड इन द सेल ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उनके अंदर आपको मिलेगी, उनकी सेल के अंदर आपको मिलेगी। टेक द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड यूज इट टू मेक फूड, प्रोवाइड एनर्जी एंड स्टोर एज स्टार्च। एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोला मैंने। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल के अंदर मिलेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर का भी यूज करते हैं, और क्लोरोफिल का भी यूज करते हैं, और अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। और यही फूड क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को। और अगर जब वो एनर्जी है स्टोर फॉर्म में रखी जाए, तो वो किस फॉर्म में रखी जाएगी? आपके स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखी जाएगी। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा। और क्लोरोप्लास्ट का आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो ये प्लास्टिड है। ये प्लास्टिड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का ही एक टाइप होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर आपको ये एक और लेयर दिख रही है, ये क्या है? कट किया हुआ है। ये जैसे मान लो कोई बीन है, उसको कट करके एक एक लेयर हटाई गई है। ये सबसे आउटर लेयर है, उसके नीचे लेयर आएगी ये वाली, ठीक है। उसके नीचे लेयर आएगी ये वाली, फिर उसके नीचे देखेंगे आप ये आएगा जो कि स्टोमा है। स्टोमा ये इनर जो मेम्ब्रेन है, और फिर आता है आपका स्टोमा, फिर आता है ये थैलेकोइड। ये थैलेकोइड है, मतलब एक को हम कंसीडर करें तो आपके थैलेकोइड है, और सभी को कंसीडर कर लिया जाए तो आपके ग्रैन्यूल्स हैं। और इन ग्रैन्यूल्स को जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है, देखिए सब में कनेक्शन बिल्ट है ना, ये क्या है? लेमिला, लेमिला है आपका। फिर हम आगे चलते हैं, तो इसी के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। अब क्लोरोफिल की बात कर ले। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। अ ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट था वही क्लोरोप्लास्ट था। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है? कि लाइट की प्रेजेंस होती है तभी ये रिएक्शन करता है और अपना खाना बना पाता है। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना खाना नहीं बना पाएगा। सोक अप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, की जो सनलाइट आती है उसे एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। रीजन फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, और इसी के कारण जो प्लांट है हमारा ग्रीन है। और क्वेश्चन क्या था कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। और ऑर्गेनेली, देखिए ऑर्गेनेली क्या होता है? जो सेल के अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली होते हैं। और उसमें से प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेली है। और प्लास्टिड का टाइप क्या है? प्लास्टिक का एक टाइप हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, जिसके अंदर क्लोरोफिल आपकी प्रेजेंस है, ठीक है। क्लोरोफिल कैप्चर रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन वेवलेंथ। तो इस वजह से हमें ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। देखो ये लीफ थी, लीफ के अंदर हमें क्या मिला? एक प्लास्टिड मिला, जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। और इसके अंदर हमें क्या मिला? क्लोरोफिल मिला। देखिए इस लाइन को आपको क्लियर करती हूं मैं। हमें कोई भी चीज किसी भी कलर की क्यों विजिबल होती है? कोई चीज हमें रेड विजिबल हो रही है, कोई हमें ब्लू विजिबल हो रही है, कोई व्हाइट विजिबल हो रही है, तो इसके पीछे रीजन है वेवलेंथ का।
जो जितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो वैसा कलर हमें दिखाई देता है। जैसे कि व्हाइट की बात करें तो वो सारी वेवलेंथ को क्या है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें व्हाइट नजर आ रहा है। ये आपको व्हाइट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसने सारी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया है। अब ब्लैक की बात करें, ये ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि इसने सारी जो वेवलेंथ है लाइट की उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे ये ग्रीन नजर आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया इसलिए हमें ग्रीन नजर आ रहा है। और रेड एंड ब्लू जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, ये बोला गया है। अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बीच में। पिगमेंट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट, कि यही जो पिगमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए। और ऑर्गेनेली, ये क्या है, ऑर्गेनेली है जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है, वो भी किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, ए बी सी एंड डी और आपका एफ। और जबकि क्लोरोप्लास्ट में कोई टाइप नहीं होते। पिगमेंट कंटेन कैरोटीनॉइड, हैव येलो एंड रेड पिगमेंट, या फिर ग्रीन पिगमेंट भी आपका प्रेजेंट होता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। फिर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है। और इधर क्या होता है, ऑल थ्रू द प्लांट सेल लीव स्पेशली, पूरे प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लीफ होती है उसमें ज्यादा आपको मिलेंगे। देन फाउंड इन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, जो प्लांट में भी मिलेगा और साइनोबैक्टीरिया में भी मिलेगा आपका क्लोरोफिल। जबकि क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो सभी एल्गी में मिलेगा और प्लांट्स में मिलेगा। देखिए ये प्लांट्स में मिल रहा है तो ये भी तो प्लांट्स में ही मिलेगा, प्लांट्स में ये है तो ये भी प्लांट्स में है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ठीक है, फिर डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए, इसका कोई अपना डीएनए नहीं होता क्लोरोफिल का, जबकि क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। आगे बात करें तो गोल्गी एपरेटस, फर्स्ट ऑप्शन में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी। गोल्गी क्या है, गोल्गी बॉडीज जो होती है, ये देखिए जो सेल है, सेल के अंदर इस तरीके की जो आप शेप देखते हैं, तो ये आपकी गोल्गी एपरेटस है। ये क्या है, एक बैग लेके घूम रहा है, बैग में क्या करता है, ये पैक करता है जो भी प्रोटीन्स होते हैं राइबोसोम ने सिंथेसाइज किए, ये प्रोटीन दिखा रखे हैं जो सिंथेसाइज किए, इसको पैक करके ले जाने का काम, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करती हैं आपकी। तो गोल्गी apparatus और गोल्गी complex is a stack of flattened membrane bound parallelly arranged organelle that occur in the association of endoplasmic reticulum in the cytoplasmic matrix। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, देखो फ्लैटेंड, फ्लैट दिख रहे हैं ना, देखो ये मान लो ये वाला हम कंसीडर कर रहे हैं कितना फ्लैट सा है, 2 मिनट के लिए इनको हटा दीजिए तो आपको फ्लैट ही नजर आएगा एक एक करके। ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी मिलके बनी है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन नजर आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है पूरी फैली हुई है, यहाँ पे ये बाउंड हो गई है। ठीक है, पैरेलली अरेंज है, ये इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में ये, इसके पैरेलल में ये। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके साथ एसोसिएट रहता, हमने पढ़ा था जो न्यूक्लियस कराया था, अभी उधर आपने देखा था। Then the Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, कि सेल के बाहर भी अगर सिक्रीट करना है प्रोटीन को और सेल के अंदर भी सिक्रीट करना है प्रोटीन को, तो वो काम आपका गोल्गी का होता है। देन एक और टर्म थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका डायग्राम है, ये आपकी सेल है, बहुत सारी चीजें देखो, ये इधर आपको गोल्गी दिखाई दे रही है ना, ये प्रोटीन जो राइबोसोम ने सिंथेसाइज किया था उसको पैक करके जहां पे भी पहुंचाना होता वहां पे पहुंचाएगी। फिर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करती है। और एटीपी क्या है, पावर है, हमारी बॉडी में पावर जनरेट होती है, वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल।
ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके निकनेम से लेके कि इस पावर हाउस किसे बोला गया। ठीक है, हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, टू मेम्ब्रेन कवरिंग है, एक तो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और एक है इनर मेम्ब्रेन, ये जिग जैग जो आपको नजर आ रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होती है? ताकि ज्यादा जो है एटीपी का प्रोडक्शन कर पाए, यही एटीपी का प्रोडक्शन कर रही होती है। तो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded. Increased surface area for ATP generation, generating chemical reaction. जो केमिकल रिएक्शन किया उससे एटीपी की जनरेशन हुई वो इनर फोल्डिंग में हुई। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी है सेल की, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। करेंसी क्या होती है? करेंसी तो वही होती है ना जिसको यूज करके हमें जो चाहिए, इंडियन करेंसी है रुपी, रुपी का क्या करते हैं, हमें जो चाहिए उसको दे के बदले में हम ले सकते हैं। तो एटीपी क्या है? उसी प्रकार से है, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो बदले में हम एटीपी देते हैं और उसे अपना काम निकालते हैं। अगर उसे सरवाइव करना है सेल को तो एटीपी यूज करती है वो अपनी। The body use energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. जो मैकेनिकल वर्क होता है उसको करने के लिए और कुछ भी काम करने के लिए जो केमिकल से रिलेटेड हुआ या किसी भी प्रकार का काम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी सेटिस्फाई करती है आपकी। फिर आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके के होते हैं ईआर, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ की बात कर ले तो इसे अग्रेनुलर भी बोला गया। आ से क्या होता है? absent, आ से क्या होता है? absent, absent होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्यूल absent होता है उस टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे डू नॉट हैव अटैच्ड राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसलिए ग्रेन्यूल्स, मतलब ग्रेन्यूल का मतलब होता है दाने, दाने जैसे गोल गोल बॉल्स जो मैंने आपको दिखाई थी वो प्रेजेंट नहीं होते, absent होते हैं, तो इसलिए क्या बोला गया? अग्रेन्यूल। ये राइबोसोम के लिए ही यूज हुआ है ग्रेन्यूल जो है, तो ये absent होते हैं तो ये अग्रेनुलर। और अगर उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो कितना स्मूथ होगा, है ना। अब बात है आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ग्रैनुलर, ग्रैनुलर भी बोल सकते हैं। इट बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ईआर का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस का। देखिए ये दो तरीके के हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ भी मिल सकते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, और यहाँ बाहर भी मिल सकते हैं। ये क्या है? रफ है, रफ के अंदर आपको कुछ ये बॉल्स लाइक नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जबकि आप स्मूथ पे देखेंगे आपको कोई बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहे, कोई ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आ रहे, तो ये स्मूथ है, अग्रेन्युलर है, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आगे बात करें तो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल भी हमारे ऑप्शन में था। वैक्यूल देखो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में भी। देखो ये ग्रीन कलर की दिख रही है, यहाँ पे आपको प्लास्टिड दिख रहे हैं, तो ये आपके प्लांट की है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा है आपको, है ना, जो ये स्टॉक एब्जॉर्वर होता है। मान लो किसी प्रकार का धक्का, जर्क वगैरह किसी प्रकार का भी कुछ शॉक लगता है प्लांट को, तो ये वैक्यूल उसको एब्जॉर्व कर लेता है, ताकि ये जो ये बाकी सेल हैं, सॉफ्ट डेलिकेटेड जो ऑर्गेनेलीज हैं, उनको आप बचा सकें किसी भी जर्क से, ठीक है। फिर आपकी ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या होती है? इनके अंदर भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये नंबर में ज्यादा और साइज में स्मॉल होते हैं, जबकि प्लांट में। देखिए एनिमल क्या करता है, अगर उसको कोई हिट करता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए भाग सकता है, उसे दोबारा रिप्लाई में हिट कर सकता है, तो यहाँ पे वैक्यूल का ज्यादा रोल नहीं होता। जबकि प्लांट तो बेचारे वहीं पे खड़े रहेंगे ना, वो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे वैक्यूल्स का ज्यादा रोल होता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा वैक्यूल आपको मिलेगा। In plant cell, the vacuole can occur up to 90% of the volume of cell. The vacuole is bound by the single membrane called tonoplast. They are responsible for maintenance of turgor pressure. तो 90% जो है आपको सेल के अंदर वैक्यूल का वॉल्यूम मिलेगा, और इसको कवर करने वाले जो ये मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोला गया? टोनोप्लास्ट बोला गया। और ये जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल
होती है। फिर आपके एनिमल सेल वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। तो ये क्वेश्चन क्या था कि सेल ऑर्गेनेली, कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है और कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए। तो वो तो हमने ग्रीन कलर के लिए क्या पढ़ा, क्लोरोफिल पढ़ा और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा ऑर्गेनेली, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है आपका। गोल्गी बॉडीज पढ़े हमने जो कि प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी हमने जो कि एटीपी की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम पढ़े जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गोल्गी बॉडीज हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन वैक्यूल्स पढ़े हमने, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है, ट्रिगर जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Set of reproductive terms are given below. Choose the set that has an incorrect combination. कि incorrect combination कौन सा है? Sperm, testis, sperm duct, penis. आपको पता है स्पर्म की प्रोडक्शन कौन करता है? जो मेल होता है वो स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। और ये स्पर्म बनते कहाँ हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और एक डक्ट होती है। डक्ट क्या होती है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इस स्पर्म की डिलीवरी में हेल्प करते हैं। ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहा होता है, स्पर्म डक्ट से जा रहा होता है। फिर आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है? सिलेंडर लाइक जो आपकी शेप होती है वो क्या होती है? आपकी पेनिस होती है। तो ये सब कहाँ मिलते हैं? मेल में मिलते हैं। तो इनमें कोई इवन चीजें नहीं है। तो आगे बात, सभी इवन है और चीज नहीं है। देन आपका आता है सेकंड ऑप्शन, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जो 28 डेज की साइकिल होती है फीमेल्स में, जिसमें आपकी ब्लीडिंग होती है, वो आपकी क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? फीमेल से रिलेटेड है। एग क्या है? एग कौन प्रोड्यूस करता है? फीमेल प्रोड्यूस करती है। अब आप जिन्होंने बेसिकली साइंस से बैकग्राउंड नहीं होगा वो सोचेगा एग तो मुर्गी देती है। नहीं, फीमेल जो होती है, हर फीमेल एग का प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वो अलग बात है कि वो आउटसाइड रिलीज करती है उसे या फिर इनसाइड बॉडी ही रिलीज करती है। अब इस एग को ओवा भी बोला जाता है, ओवम भी बोला जाता है, ठीक है। और उसी ओवा को ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या करती है? ओविडक्ट। जैसे कि यहाँ पे स्पर्म डक्ट कर रही थी, ये यहाँ पे ओविडक्ट करती है। देन आपका आता है यूट्रस। यूट्रस आपको सबको पता ही है, तो बहुत कॉमन है, फीमेल में मिलता है, जहां पे जो बेबी की है डेवलपमेंट होती है। थर्ड ऑप्शन, स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूट्रस, सभी चीजें मैं डिफाइन कर चुकी हूं। तो आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे ओवुलेशन। ओवुलेशन यहाँ पे एक नई चीज आई है। ओवुलेशन क्या है? जो एग रिलीज होता है, एग कहीं तो प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होने के बाद उसे रिलीज भी तो करना पड़ता है, तो वही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। अब हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो इतना जान के आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। आप जब तक सॉल्व कीजिए, हम आगे का डिस्कशन करते हैं, उसे जानेंगे। क्या है हमारा रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या होता है? अपने ही जैसा। रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा से प्रोड्यूस कर देना, वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड बायोलॉजिकल सिमिलर ऑफस्प्रिंग टू इटसेल्फ। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन ने चूहे को बर्थ दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। बायोलॉजिकली जो बेबी होता है उन जैसा ही सिमिलर होता है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है या फिर आपका ट्रांसजेंडर है, लेकिन वो बायोलॉजिकली उन्हीं जैसा होता है, सिमिलर होता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन enables and ensure the continuity of species। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो पाएगी? वो स्पीसीज तो खत्म ही हो जाएगी अगर वैसे ऑफस्प्रिंग नहीं आए। जैसे कि ये जो है रैट है, इन्होंने अपने बेबी को प्रोड्यूस किया, तो ये जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे इनसे और दिखने में भी मॉर्फोलॉजिकली भी एकदम सिमिलर होते हैं। चूहे के बच्चे चूहे जैसे ही होंगे ना, तो वही है। फिर आगे हम जान लेते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे हाईलाइट करने की चीज क्या है? सिंगल। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म ही
क्या है, प्रोड्यूस कर देता है न्यू इंडिविजुअल को, न्यू बेबी को। जैसे कि हाइड्रा, अमीबा हो गया आपका, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ये हाइड्रा है, इन्होंने बड निकाली, इसकी ग्रोथ हुई धीरे धीरे और ये ग्रो करके यहाँ से आइसोलेट हो जाता है। देखने में ये अपने पेरेंट्स जैसा है, धीरे धीरे साइज भी इनका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे पेरेंट की कोई रिक्वायरमेंट हुई यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हुई। तो इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैलकुलेट होता है आपका। इसमें अमीबा हो गया आपका, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब कि यहाँ पे मेल की भी रिक्वायरमेंट होगी और फीमेल की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इसको देखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि ये आपके फीमेल है, फीमेल ये मेल है, फीमेल ने क्या दिया, एग, जैसे कि हमने क्या बोला, ओवम। ठीक है, और इन्होंने इस ओवम के थ्रू ही अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया। मैंने जैसे आपको बताया 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, उसमें से 23 क्रोमोसोम, मतलब कि टोटल कितने होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, 46। तो 23 क्रोमोसोम यहाँ पे ट्रांसफर किए और स्पर्म के थ्रू, स्पर्म जो मेल ने प्रोड्यूस किया उसमें भी 23 क्रोमोसोम है, वो यहाँ पे ट्रांसफर हुए एज ए जेनेटिक मटेरियल। और जब ये 23 मिल गए तो 46 क्रोमोसोम हो गए, या फिर हम इसे दूसरी टर्म में क्या बोल सकते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर का मतलब तो दो ही होता है ना, तो मतलब समझ जाएंगे कि 46 क्रोमोसोम है। फिर ये एम्ब्रॉय बनाता है, उसके बाद ग्रो करके एक कंप्लीट बेबी बना देता है, जो कि एकदम सिमिलर होता है अपने पेरेंट से। एकदम तो नहीं, मतलब सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब एग्जैक्टली वही नहीं होता, उसकी कॉपी नहीं होती, सिमिलर होता मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। देन हम आगे बात करें तो ये आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में जान लेते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो ये आपका आगे वाला पार्ट है। ठीक है, और ये बैक है आपकी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप। इसमें एक एक करके हम लेबलिंग को समझते हैं। ये जो फर्स्ट लेबलिंग है आपकी, ये क्या है, ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है। फिर आती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड है, यहाँ पे जो है स्पर्म से रिलेटेड होता है मेल का, तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी। फिर यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ जो बना, यहाँ पे इकट्ठा होता है। देखो यहाँ पे स्पर्म जो टेस्टिस है आपकी, यहाँ पे स्पर्म बनता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ठहरता है और फिर यहाँ से क्या है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो हम आगे लेबलिंग पढ़ लेते हैं। ये स्पर्म डक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और इस डक्ट ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। इस डक्ट ने ट्रांसपोर्ट किया तो इसे क्या बोला, स्पर्म डक्ट बोला। फिर आपका आता है यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। इसे यूरेथ्रा क्यों बोला, देखिए यहाँ से कनेक्ट है ये यूरिन, ब्लैडर जो होता है आपका, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, तो यूरिन पास करने के लिए यही तो जो है अपना वर्क दिखाती है, यही तो फंक्शनल होती है। लेकिन आप साथ में ही देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड से भी अटैच है, मतलब जहाँ पे हमारे स्पर्म इकट्ठे हुए थे वो भी यहाँ से आते हैं, तो दोनों के लिए कॉमन डक्ट होती है। और जो ये पार्ट है इसे बोला गया पेनिस। क्या बोला गया इसे, पेनिस। और ये आगे क्या दिख रही है आपको, फोरस्किन। ये आपको फोल्डिंग जो नजर आ रही है ये क्या है, आपकी फोरस्किन है। और नीचे ये देख रहे हैं आपकी फोरस्किन के बाद ये एक पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आपकी स्कॉटम है, जिसके अंदर आपकी टेस्टिस प्रेजेंट है। ये ऑरेंज कलर की आपकी टेस्टिस है। फिर हम बात कर ले फीमेल की। फीमेल में क्या है, आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपका फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका फ्रंट वाला पार्ट है, नहीं ये वाला पार्ट आपका फ्रंट वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका बैक वाला पार्ट है। तो इसमें लेबलिंग पढ़ते हैं। और इसको देखो, ये तो आगे से पोर्शन दिखाया गया है आपको और ये लेटरल व्यू दिखाया गया है। तो ये आपकी ओविडक्ट, सबसे पहले क्या है, ओविडक्ट। इधर आप देख पा रहे हैं जो एग है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या करती है, डक्ट करती है, जैसे कि हमने ओविडक्ट बोला या फिर एग डक्ट भी बोल सकते हैं। और जो ये ओवरी है, ये इधर क्या है, आपकी ओवरी है, जो इधर लेबल की गई है। देखो ये वाला पोर्शन जो है आपका ओवरी है। और फिर ये इससे आगे आप देखेंगे यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है आपका।
उसके आगे आप देख रहे हैं ये ब्लैडर लेबल किया हुआ है, ये ब्लैडर जो इस रिप्रोडक्टिव पार्ट से आगे है, आगे है। फिर उसके बाद सर्विक्स है आपका, सर्विक्स कहाँ है, ये वाला पार्ट, और इधर देखेंगे तो आप ये वाला पार्ट जो है आपका सर्विक्स है। उसके नीचे जो आते हैं, उसके नीचे जो आते हैं ये आपकी वेजाइना है। क्या है, वेजाइना। देखो ये वाले पार्ट को हम वेजाइना नहीं बोलते हैं, जनरली इन कॉमन इसी को हम वेजाइना कंसिडर करते हैं, लेकिन जो इनर पार्ट होता है इसका, इसे वेजाइना बोला जाता है। और ये एक और ओपनिंग आपको जो नजर आ रही है ये यूरेथ्रा की है। किसकी है, यूरेथ्रा की है। अब इसमें क्या होता है, जो ये ओवरी है एग प्रोड्यूस करेगी और उस एग को रिलीज कर दिया जाएगा, उस एग को रिलीज किया जाएगा, उसे क्या बोला गया, ओवुलेशन। और ये जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसे कैच करता है, और कैच करने के बाद ये ओविडक्ट के थ्रू यहाँ से जाएगा और आपके कहाँ, यूट्रस में चला जाएगा और फर्टिलाइज होता है। तो यहीं पे आपका बेबी जो है अपनी ग्रोथ शो करेगा। अदरवाइज जो ये आपको ये लेयर दिख रही है ना, मोटी सी लेयर दिख रही है, ये एंडोमेट्रियम होती है, और इसी ये क्या है, डिग्रेड कर जाती है, और डिग्रेड करने के कारण क्या होगी, आपकी ब्लीडिंग होगी, जो कि मेंस्ट्रुएशन, जो भी ऑप्शन में आपका दिया था उसे हम क्या बोलेंगे, जो ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये हमारी कंप्लीट जो प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंडर आती है। तो मतलब आप समझेंगे कि ये फीमेल से ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अभी हमें सभी टर्म्स क्लियर हैं, सभी पार्ट्स क्लियर हैं। तो ये तो सभी मेल में है, हमने देख लिया। ये वाले देखे फीमेल में है। इधर देखते हैं स्पर्म और ओविडक्ट। स्पर्म तो मेल में है, जबकि ओविडक्ट कहाँ पड़ा, हमने फीमेल में। पता चल गया कि ये इवन है, ऑड वन है। तो क्या करेंगे, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे टिक करके निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी आगे एक ऑप्शन देखते हैं, ओवुलेशन फीमेल से रिलेटेड, एग फीमेल, ओविडक्ट फीमेल, यूट्रस फीमेल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। आगे बात करें, एक और क्वेश्चन है, इन द फिगर टू बॉयज ए एंड बी आर शोन applying force on a block. If the block moves towards the right, which of the following statement is correct? कि दो बॉयज हैं, ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने धक्का लगाना शुरू किया, इधर से ये पुश कर रहा है, उधर से ये कर रहा है। तो क्या होता है कि राइट की तरफ जाता है, मतलब कि इधर की तरफ जाता है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने क्या है, ज्यादा फोर्स लगाई होगी, तभी तो इधर की तरफ गया। तो अब उसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। सही बात है, मैग्नीट्यूड इनका ज्यादा है तभी तो इधर की तरफ गई, इन्होंने जो फोर्स लगाई वो ज्यादा पावर की है, तभी ये इधर की तरफ गया। बिल्कुल सही है, आप करेक्ट करके निकल सकते हैं आगे, क्योंकि हम श्योर हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं और ऑप्शन में कुछ बेटर तो नहीं दिया गया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन बी, बिल्कुल भी नहीं। जो ए का स्मॉलर तो है ही नहीं, अदरवाइज तो ए की तरफ ही तो ये जो है ड्रैग हो रहा होता, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, बी की तरफ ड्रैग हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं। फिर नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड ए, कि जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है वो ए की तरफ है, बिल्कुल भी नहीं। बी की तरफ से भी तो फोर्स है। देन आपका फोर्थ ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल जो मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ड्रैग हो रहा है राइट की तरफ, ये ब्लॉक है जो मूव हो रहा है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकती, अनइक्वल होती है तभी जो है मूवमेंट होती है। देन फोर्स जैसे कि हम एफ से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा आई होप। देन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके छूटे ना। फोर्स को हमने एफ से डिनोट किया। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी कुछ जो मेजरमेंट होती है, और डायरेक्शन भी होता है, किसी डायरेक्शन में ही लगाई जाती है। तो इसलिए ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जहां पे आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिले वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन, जो कि एन से रिप्रेजेंट की जाती है, कि इतने न्यूटन की फोर्स लगाई, 2 न्यूटन की, 3 न्यूटन की, है ना। अब बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस जो मतलब बैलेंस करके रखता है दोनों को,
रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जो रिजल्टेंट होता है अप्लाइंग फोर्स का वो इक्वल टू जीरो होता है। इन द टग ऑफ वॉर गेम व्हेन द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ द टीम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन द रॉड डज नॉट मूव इन ईदर साइड। तो वो क्या कहलाता है, आपकी बैलेंस्ड फोर्स है। देखिए ये बीच वाला पॉइंट है सन, ये क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ आप पुल कर रहे हैं, तो ये क्या है, सेंटर में ही आपको नजर आ रही है। तो इधर ना मतलब ना तो इनकी पावर ज्यादा है ना इनकी पावर ज्यादा है, तो ये जीरो क्या है, इक्वल टू जीरो है, मतलब कि बैलेंस्ड है। तो अप्लाइंग फोर्स इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जो जितनी पावर इन्होंने लगाई उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, उसे रिफ्यूज करने के लिए उतनी ही पावर इधर से लग गई है आपकी। देन आपकी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, तो कोई सॉलिड चीज है वो सॉलिड में ही रहेगी, लिक्विड है वो लिक्विड में ही रहेगी, ये इसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकती है। बैलेंस्ड फोर्स और ना ही इसे मोशन में ला सकती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। बैलेंस्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड इक्वल लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखिए ए वाला इधर से फोर्स लगा रहा था, बी वाला इधर से फोर्स लगा रहा था, मतलब डायरेक्शन उनकी अपोजिट थी। देन हम ये देख लें, ये क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए दोनों तरफ से आप देख रहे हैं इक्वली ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, जबकि डायरेक्शन क्या है इसकी अपोजिट है, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। अब बात करें आगे, बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप और साइज चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज नहीं करेगा। When we press a balloon from opposite sides, the size and shape of the balloon is change हो जाती है shape and size। आगे चलते हैं, unbalanced force। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, इफ अ रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो। कि जो अप्लाइड फोर्स है वो जीरो से ज्यादा हो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जीरो थी, इसलिए वो क्या है, मूव नहीं कर रहा था, अब ग्रेटर देन जीरो है तो मूव करेगा। To move an object, unbalanced force are to be applied from the opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन से बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। जहां से ग्रेटर फोर्स आएगा उस साइड ये मूव कर जाएगी। मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो बुक आपको नजर आ रही होगी, मैं यहाँ से फोर्स लगा रही हूँ और यहाँ से भी फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन मेरी फोर्स इधर से ज्यादा है, तो ये क्या है, इधर की तरफ क्या है, मूव कर जाएगी। यही बात यहाँ पे बोली गई है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, चेंज द स्पीड एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। की जो स्पीड चेंज कर देता है, जो रेस्ट था उससे स्पीड बढ़ गई और भी ज्यादा फोर्स लगाई तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़ रही है तो पोजीशन तो चेंज होगी, जो वो इनिशियली मान लो यहाँ पे थी जो चीज, अब हम इस पे फोर्स लगा रहे तो ये आगे चल के यहाँ पे भी तो पहुंचेगी, वहीं तो नहीं रहेगी। तो वही बोला गया है, जैसे ये टग ऑफ वॉर का ही एग्जाम्पल दिया गया, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो इधर ये क्या बोला गया है कि मान लो फोर्स लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है तो ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिनकी फोर्स ज्यादा होगी उस साइड ये क्या है, चला जाएगा। ये इधर अपनी तरफ पुल कर रहे हैं तो इधर की तरफ ज्यादा आपको दिख रहा है, जैसे इनकी पैरों की मूवमेंट दिख रही है ना, उससे क्या लग रहा है आपको, ये लोग खींच के ले जाएंगे इस ड्रॉप को। और फिर हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि ए ने और बी ने अपनी फोर्स अप्लाई की, तो मूवमेंट है वो किसकी तरफ होती है, राइट की तरफ होती है। तो क्या बात है कि ए का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा था बी के कंपेयर में, ये आपका आंसर हो जाना था। देन आपकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मार्बल इज अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द फिक्स्ड हाइट। At the foot of the inclined plane, it moves on the horizontal surface on which surface while the marble moves shorter distance। देखिए मान लो जैसे यही मान लेते हैं, ये एकदम इंक्लाइंड तो नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए ये एकदम स्ट्रेट ऐसे है, ठीक है, और इसके नीचे ये मार्बल है जो हॉरिजॉन्टल जाएगा, इसके नीचे क्या है, मार्बल हॉरिजॉन्टल जाएगा। जैसे यहाँ से लेते हैं, यहाँ कोई मार्बल था हमने गिराया और इंक्लाइन प्लेन से आया और इसके बाद ये स्ट्रेट जा रहा है, क्या है, स्ट्रेट जा रहा है, और यहाँ पे कुछ चीजें लगा दी गई हैं, कुछ जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वहां पे हमने एक चीज की लेयरिंग कर दी है। वो लेयरिंग क्या क्या है देखेंगे, कवर विद सिल्क क्लॉथ।
सिल्क क्लॉथ से कवर कर दिया गया है, कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड, सैंड से कवर कर दिया गया है, मिट्टी से, देन ग्लास शीट से कवर कर दिया गया है, और फिर आप बताएंगे कि कौन से उसमें है ये ऑल डिस्टेंस विल बी इक्वल, कि सारे के सारे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैं क्या वो इक्वल रहेंगे। तो सैंड पे जो है वो ज़्यादा तेज चलेगा, क्लॉथ पे, सिल्क क्लॉथ पे ज़्यादा तेज चलेगा, मार्बल ग्लास पे तेज चलेगा, या फिर सभी इक्वल जो स्पीड से हैं चलेंगे। इस चीज़ का हमें आंसर देना है। तो उसके लिए देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स काम आएगी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अभी तक तो हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा, अब एक फ्रिक्शन फोर्स भी जानेंगे। द फोर्स विच अपोज द फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट while being in contact with other object act in the direction opposite to the velocity of the object। वेलोसिटी क्या होती है, देखो स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है, लेकिन जब उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो से हमने क्या बोला, वेलोसिटी बोला, ठीक है। एयर रेजिस्टेंट होती है फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट व्हाइल फ्लाइंग इन एयर इज नेम्ड एज द एयर रेजिस्टेंट। देखो अब मैं आपको समझाती हूँ फ्रिक्शन क्या है। ये एग्जाम्पल देखिए, ये जो डायग्राम है आप इसको देखिए, इधर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, और इधर से फोर्स लगा रहे हम, पुशिंग फोर्स लगाई हमने, तो क्या होगा, इसका मूवमेंट इधर की तरफ होगा। लेकिन इसी फोर्स के बीच में एक और फोर्स लग रही है जो कि बैकवर्ड लग रही है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, उसकी वजह से लग रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगती है। देखो कई बार हम फोर्स लगा रहे होते किसी चीज पे, लेकिन वो मूव नहीं कर रही होती। वो मूव क्यों नहीं कर रही होती, हमने तो फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया, लेकिन ऑटोमेटिकली एक जनरेटेड फोर्स होती है, वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में लगती है। जब तक आप इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है आगे की तरफ नहीं होगी, और वही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और फिर एयर के रेजिस्टेंट की बात कर ले, जो बर्ड हैं वो फ्लाई करते हैं, तो वो एयर की वजह से ही रेजिस्टेंट जो है फेस करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे भी हमारे एनवायरनमेंट में एयर तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना, और ये भी थोड़ा जो है रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो क्या देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है जब हम एयर के अपोजिट में चलते हैं, तो वो एयर रेजिस्टेंट का भी यहाँ पे एक रोल होता है, ठीक है। आगे बात कर लें आपकी क्या है, न्यूटन लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है मोशन का, वो लॉज ऑफ मोशन या फिर लॉज ऑफ इनर्शिया भी इसे बोला गया है। इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force। कि जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ये बॉल है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। आपको बोल दे कि जाके ये काम कर दो तो आप करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। मतलब क्या होता है कि रेस्ट से अच्छा तो कुछ है नहीं। लॉकडाउन में सबको कितना मजा आया हुआ है ना, तो रेस्ट में रहना चाहता है हर कोई, चाहे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी पर्सन है, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। तो काम करने के लिए इस पे हमने फोर्स लगाई, ये तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगती। मतलब कि जैसे आप पे डांट नहीं पड़ती तब तक आप बैठे रहते रेस्ट में। जब मम्मा ने बोला बेटा आपका कुछ नहीं होना जिंदगी में, फोर्स लगी एक तरीके से, और ऐसे ही वो फोर्स का काम कौन कर रही है, ये लैग कर रही है। तो फोर्स लगी तो इसने मोशन शुरू किया, आपने क्या शुरू की, पढ़ाई शुरू की, फिर तो ये मोशन में आ गई। अब ये मोशन में रहेगी जब तक इसको कोई आगे से एकदम से कोई बैरियर नहीं मिल जाता। मान लो यहाँ पे किसी ने हाथ लगाया या किसी भी प्रकार का बैरियर आया तो ये रेस्ट में आएगी। तो मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। लेकिन अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स रोक ना दे, ठीक है। जैसे आप गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं, गाड़ी में आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो एकदम से आपको धक्का लगता है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस वक्त क्या हो रही है, मोशन में है। और हमारी बॉडी जब ब्रेक लगता है तो भी मोशन में ही रहना चाहती है। ये फिर हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, जो सिल्क क्लॉथ है उस पे तो वो सिल्की होता है,
बहुत सिल्की होता है, तो उस पे अपना हाथ भी कितने अच्छे से स्लाइड हो जाता है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा ठीक ठाक कवर कर लेगा। सैंड है, बिल्कुल अगर सैंड पे आप चलने की कोशिश करेंगे, किसी बॉल को जैसे फेंकने की कोशिश करेंगे सिंपली, क्या वो चल पाएगी ज्यादा दूर तक? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। ग्लास सीट है, ग्लास जो होता है आपका, उस पे आप देखेंगे मार्बल रख के देखिए अपने आप ही स्लाइड करता चला जाता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मार्बल पे भी इस पे स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिल्क क्लॉथ भी, और सैंड पे कम होगी, तो इक्वल तो होने का मतलब ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रेवल, कि साउंड किस मीडियम में ट्रेवल कर सकती है? ए ऑप्शन आपका वुड है, बी ऑप्शन आपका वाटर है, सी ऑप्शन आपका एयर है, देन आपका वैक्यूम है। तो आपको पता है हर एक चीज के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रैवल कराने में हेल्प करते हैं। साउंड को ट्रैवल कराने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बगैर मीडियम कभी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, और इनके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो साउंड को ट्रैवल करने में हेल्प कर देते हैं। लेकिन वैक्यूम क्या है? जहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं है। अगर पार्टिकल नहीं है तो वहां पे कोई साउंड कैसे ट्रैवल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। थोड़ा जानते हैं। अब इसमें से ऑप्शन देखते हैं। ए एंड बी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप साउंड देखेंगे, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ तक जा रही है, तो ये कुछ वेव्स बनती हैं। वेव्स बनती है, साउंड क्या करती है, कुछ पार्टिकल जो यहाँ पे प्रेजेंट थी उनके साथ ट्रैवल किया और यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं ये, क्योंकि वो पार्टिकल यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ वाले जो पार्टिकल थे वो ऑलरेडी आगे की तरफ मूव कर चुके हैं, तो धीरे धीरे ये मूव करना शुरू करेंगे और फिर यहाँ आके फिर इकट्ठा सा हो जाएंगे, फिर मूव करना शुरू करेंगे। इस तरीके से कुछ ये वेव्स बनाते हैं और ट्रैवल करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ए बी एंड सी जो है आपके, इनके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है साउंड ट्रैवल करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो 2 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है ना, देखो जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी टिक लगा देंगे, बी पे भी टिक लगा देंगे, सी पे भी टिक लगा देंगे, या फिर यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, और जब हम आंसर शीट फिल कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम एक टिक देख लेते हैं ऊपर वाला, और इसके अकॉर्डिंग हमारा गलत आंसर क्या है? डी है, तो हम जैसे डी मार्क कर देंगे, इसको ध्यान नहीं रहता हमें फिल करना। वैसे केवीएस का तो ऑनलाइन ही होता है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान करके आप फिल करें ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि पॉजिटिव करना एक अलग बात है, वो स्कोर के लिए अच्छा है, लेकिन जब हम नेगेटिव कर देते हैं और बाई चांस हमसे गलती से फिल हो जाता है तो क्या पेनफुल होता है ना वो, और वही आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, काफी रैंक अप एंड डाउन होती है आपकी। तो ऐसे ऑप्शन में बहुत ध्यान से हम फिल करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थक्वेक कैन कोज, क्या कोज कर सकता है? सुनामी कोज कर सकता है, लैंडस्लाइड कोज कर सकता है, फ्लड कोज कर सकता है, या फिर आपका लाइटनिंग कोज कर सकता है। इधर भी आपको इसी प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं कंबाइन करके, तो हम एक एक करके जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक या फिर क्वैक बोलो, ट्रेमर बोलो, या फिर टम्बलर बोलो, ये क्या करते हैं, जो अर्थ का सरफेस होता है उसे शेक करते हैं, शेक करता है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। देखो जो अर्थ की अपर सरफेस होती है, जो अर्थ की सरफेस होती है एक्चुअल में, उसे शेक करने का काम किसका है? अर्थक्वेक का है। उसे शेक करता है और एनर्जी रिलीज करता है, और जो ये किस सरफेस पे होती है? जो अर्थ का लिथोस्फीयर होता है वहां पे होती है। किस कारण होती है? यहाँ पे क्या होता है आपका? सीज्मिक वेव, सीज्मिक वेव जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं, और उसी की वजह से जो आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। The word tremor is also used for non-earthquake seismic rumbling. जरूरी नहीं है जब भी आपकी seismic wave आए उसे ट्रीमर बोल सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही आपका earthquake होगा। ठीक है, कम मैग्नीट्यूड की भी हो सकती है वो, तो वो earthquake cause नहीं करते। At the earth surface, earthquake manifest themselves by shaking and displacing of or disrupting the ground, कि ये शेक करता है, जो ये अर्थ के सरफेस को शेक करता है, डिस्प्लेस करता है, मतलब कि यहाँ से जो कुछ पार्ट है इधर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से कुछ पार्ट है इधर की तरफ चला जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से होता है।
और फिर आपका क्या है, ये आपका डिसरप्टिंग करता है ग्राउंड की, जो वहां पे डिसरप्ट करना मतलब वहां पे तबाही मचा देना, किसी ग्राउंड के पार्ट को क्या है, उसकी तबाही मचा देना, ये सब काम करता है। इसमें कुछ वेव्स होती हैं। अब वेव्स क्या है, देखो अब ऊपर वाला पार्ट जो देखेंगे आप, ऊपर वाले पार्ट में क्या है, ये वेव्स जो है ऊपर जनरेट हो रही हैं, जबकि आप नीचे वाला देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही आराम से जो जैसी लाइनें हैं, ग्राफ है, वैसा ही नजर आ रहा है। जबकि नीचे वाले में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नीचे तक, देखो इधर तक जो ये वेव्स आपको नजर आ रही हैं। तो ये दो प्रकार की जो वेव्स होती हैं, एस वेव और पी वेव्स, जो वाटर में ट्रैवल करती हैं आपकी, या फिर लैंड वाले जो पोर्शन में जो लिथोस्फीयर है उसमें, या फिर हाइड्रोस्फीयर में, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट होती हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। व्हेन द एपिसेंटर ऑफ द लार्ज अर्थक्वेक इज लोकेटेड ऑफशोर, द सी बीड मे बी डिस्प्लेस्ड सफिशिएंटली टू कॉज द सुनामी। कि जो ऑफशोर होता है, ऑफशोर में जब ये एपिसेंटर होता है किसी भी अर्थक्वेक का, तो वो सुनामी कोज कर सकता है। अब एपिसेंटर क्या है, द अर्थक्वेक्स पॉइंट ऑफ इनिशियल रप्चर इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, और क्या बोलते हैं इसे, फोकस। जहां से वो पॉइंट जहां से ये इनिशियली रप्चर हुआ उसे बोलेंगे हाइपोसेंटर या फिर फोकस। बोलते हैं ना कि इस अर्थक्वेक का सेंटर यहाँ पे है, वहां पे है, तो वो क्या होता है, हाइपोसेंटर ही आपका होता है। द एपिसेंटर इज द पॉइंट एट द ग्राउंड लेवल डायरेक्टेड अबोव द हाइपोसेंटर। जो हाइपोसेंटर है इसके थोड़ा सा ऊपर ही क्या होता है आपका एपी सेंटर। एपी का मतलब होता ऊपर वाला, ठीक है, उसे बोलेंगे हाइपोसेंटर। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में क्या दिखाया गया है, फर्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ से जो है, जो ये अर्थ है, ये एक दूसरे से मिली हुई थी जैसे नॉर्मली होती है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपर की तरफ स्लाइड हुआ, ये पोर्शन नीचे की तरफ स्लाइड हुआ। तो जहां से ये ओरिजिनेट हुआ, जहां से ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ ब्रेक होना, तो ये क्या है, हाइपोसेंटर मतलब कि फोकस। ये आपको दिख रहा है, ये फोकस है। और इससे अपर रीजन जो है, जो अपर रीजन है, यहां से शुरू होने के बाद ये अपर रीजन है, ये क्या है आपका हाइपोसेंटर है। ठीक है, यहां से ये जनरेट हुआ, तो ये वाटर था, वाटर बॉडी है यहाँ पे, तो ये वाटर है क्या, इधर का इधर जाएगा और इधर का इधर जाएगा। और जो ये इधर गया नजदीक, ऑफशोर है ना, ये ऑफशोर है, नजदीक है समुद्र के किनारे के बिल्कुल, तो ये वेव्स ऐसे जाएंगी और फिर ये वाली वेव्स ऊपर की तरफ जाएंगी, जो कि क्या है, सुनामी कोज कर सकती हैं। या फिर हो सकता है लैंडस्लाइड नीचे की तरफ हो गया, किसी कारण से लैंडस्लाइड नीचे की तरफ हो गया, तो उस केस में भी वाटर की मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगी, और फास्ट मूवमेंट की वजह से ये जो किनारे के पास वाला है, ये क्या कोज कर सकता है, सुनामी कोज कर सकता है। या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया आपका, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लैंड का जो इनर पार्ट है उसने स्लाइड किया और वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इधर से जो लावा निकला, तो इसने भी क्या किया, वाटर को डिस्प्लेस किया इधर और इधर, और जो इधर वाला वाटर डिस्प्लेस हुआ, इसने क्या है, सुनामी कोज कर सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे गिर जाए, तो भी वाटर डिस्प्लेस हुआ बॉर्ड डायरेक्शन में, और इधर वाले डिस्प्लेस्ड वाटर ने क्या किया, सुनामी जो टाइड है ये आई, और ये सुनामी कोज कर सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितनी एफिनिटी से किसी फोर्स ने वर्क किया है, तो सुनामी आ सकती है भाई, इससे हमें ये पता चला। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड, मतलब लैंडस्लाइड तो हो गई, हम बार बार पढ़ रहे हैं, इधर लैंडस्लाइड कर रहे हैं, तो लैंडस्लाइड कर सकता है ये यहाँ पे। एंड ओकेजनली वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। ओकेजनली क्या हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। अर्थक्वेक आर कोज्ड मोस्टली बाय रप्चर ऑफ जियोलॉजिकल फॉल्ट बट आल्सो बाय other events such as volcanic activity, landslide, mine blast and nuclear test। तो ये सब एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, माइन जो होती है वो भी ब्लास्ट कर सकती है, या फिर आपका न्यूक्लियर टेस्ट भी हो सकता है वहां पे। अब देखो सुनामी आई है तो उसके नियर बाय एरिया में, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे फ्लड आने के भी चांसेस हैं? बिल्कुल लगता है कि नहीं? अब तो फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अर्थक्वेक क्या कोज कर सकता है, हमने पढ़ा सुनामी कोज कर सकता है, लैंडस्लाइड भी कोज कर सकता है, फ्लड भी कोज कर सकता है।
लाइटनिंग लाइटनिंग नहीं कोज करेगा। लाइटनिंग से क्या मतलब है, जो आपकी थंडर वाली जो होती है ना, जो आसमान की जो बिजली होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कोज नहीं करता। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मार्क करते हुए ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का डिस्कशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। फिर भी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल हैं, आप इन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं।